जादुई परी की बुलबुल। कई साल पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में केशव नाम का एक नौजवान रहता था। केशव के परिवार में उसकी धर्म पत्नी और एक 8 साल का बच्चा था। केशव फल बेचने का काम करता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह एक किराए के मकान में रहता था। एक दिन केशव बाजार में फल बेचने जाता है। फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल ले लो। पता नहीं आज क्या हो गया है, सुबह से कुछ खास बिक्री नहीं हुई है। ज्यादा धूप के वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं। मेरे फल कहीं खराब ना हो जाए। दिन खत्म हो जाता है। अरे सुनती हो, आज कोई खास बिक्री नहीं हुई है। गर्मी इतनी कड़ी है कि लोग ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं मेरे फल खराब ना हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, कल बाजार में अपने सारे फल बिक जाएंगे। अभी आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। केशव अगले दिन फिर फल बेचने जाता है। आज भी उसकी कोई खास बिक्री नहीं होती। उसके कुछ फल खराब भी हो जाते हैं। वह अत्यधिक निराश होकर घर आ जाता है। जिसका डर था वही हुआ। मेरे फल खराब हो गए। आज भी कोई खास बिक्री नहीं हुई। किराए देने का भी समय आ गया है। पता नहीं मैं इस महीने का किराया कैसे दूंगा। इतने में मकान मालिक केशव के घर आता है। केशव, कैसे हो? मैं किराया लेने आया था। आज महीने की 2 तारीख है। तुम किराया देने मेरे घर नहीं आए तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ। मुझे माफ कीजिए, इस महीने मैं आपका किराया नहीं दे पाऊंगा। गर्मी के कारण बाजार में लोगों का आना जाना कम हो गया है। इस वजह से अच्छी बिक्री नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि दिक्कत इतनी बढ़ गई है, मेरे फल तक खराब हो गए हैं। आपसे विनती करता हूँ कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं आपका किराया जरूर दे दूंगा। केशव, इस बार मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। बरसात के मौसम में भी 2-3 बार तुमने किराया देने में देरी की थी। अगर तुम वक्त पर किराया नहीं दे पाते हो तो फिर 1 महीने के अंदर मकान खाली कर दो। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। यह कहकर मकान मालिक चला जाता है। केशव चिंतित होता है और सोच में पड़ जाता है कि मैं किराया कहाँ से चुकाऊं। इतने में केशव का बच्चा स्कूल से आता है। पापा, आज टीचर जी ने स्कूल की फीस मांगी है। कल फीस भरने की आखिरी दिन है। प्लीज मुझे आज पैसे दे देना। केशव पहले से किराए को लेकर चिंतित था। इस पर स्कूल की फीस देने का भार उसे और लाचार कर देता है। वह बहुत दुखी और चिंतित होकर घर से निकल पड़ा और पास जाकर एक पर्वत पर बैठ गया। इतना चिंतित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। अगर वह किराया नहीं दे पाएगा तो उसको और उसके परिवार को घर से निकाल दिया जाएगा, और अगर स्कूल की फीस नहीं दे पाया तो उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कोई और रास्ता न पाकर उसके मन में खुदकुशी का विचार आया। उस पर्वत पर काफी वर्षों से एक जादुई परी रहती थी। केशव को चिंतित देखकर उससे रहा न गया और उसने केशव की मदद करने का इरादा बना लिया। वह केशव के सामने प्रकट हुई। सुनो वत्स, तुम बड़े चिंतित और दुखी लग रहे हो। बताओ मुझे क्या समस्या है तुम्हारी? आप कौन? आप तो देवी लग रही हैं। मैं एक परी हूँ। इंसानों से दूर इस पर्वत में कई वर्षों से निवास कर रही हूँ। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कृपा करके मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या तकलीफ है। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर तकलीफ दूर कर दूंगी। मैं आपसे क्या कहूँ परी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे फल नहीं बिक रहे हैं और मुझ पर किराया और बच्चे की मासिक फीस और घर खर्चे का दबाव है। मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, मैं अभी जादू से तुम्हारे लिए भरपूर धनराशि प्रकट करती हूँ। अरे नहीं परी जी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मैं गरीब तो हूँ परंतु बहुत खुददार हूँ। ऐसे आपसे पैसे लेने से अच्छा है मैं प्राण ही दे दूं। यह बात सुनकर जादुई परी दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वह उसकी मदद कैसे करे। पर विचार करने के बाद उसने एक तरकीब निकाली। ऐसी बात है तो केशव, मैं तुम्हें एक भेंट देती हूँ। यह मेरी सबसे प्रिय बुलबुल है। यह तुम्हारा साथ देगी। बस तुम मेहनत करो
और तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलता रहेगा। बस एक चीज याद रखना कि अगर तुमने लालच की और इसका दुरुपयोग करने की कोशिश की तो फिर यह बुलबुल तुम्हारे सितारे गर्दिश में ला देगी। केशव बुलबुल को अपने घर ले आता है। अगले दिन केशव फिर रोज की तरह फल बेचने बाजार में जाता है। उसके मन में आशा की नई लहर दौड़ती है। वहाँ बुलबुल अपने चमत्कार से केशव के फलों को सड़ने नहीं देती और ताजे फल देखकर सारे ग्राहक केशव के दुकान में फल खरीदने आ जाते हैं। केशव की खूब बिक्री होने लगी क्योंकि बुलबुल ने न सिर्फ फलों को ताजा रखा बल्कि एकदम आकर्षक बना दिया। वह फल बेचकर खुशी खुशी घर आता है। अरे आज तो कमाल हो गया। सारे बाजार में लोग सिर्फ मेरे ही दुकान पर फल खरीद रहे थे। मेरे पास इतने आकर्षक और तेज फल हो गए थे कि लोग सिर्फ उसे ही खरीदना चाहते थे। आज मैंने इतनी कमाई की जितनी पिछली 10 दिनों में भी मिलाकर नहीं की होगी। अब मुन्ने की फीस भी भर देंगे और किराया भी भर दिया जाएगा। अरे यह तो कमाल हो गया। एक दिन में सारी चिंताएं दूर हो गईं। मुझे तो लगता है यह सब चमत्कार उस जादुई बुलबुल ने किया है। हाँ, ये बुलबुल हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। इसने हमारी जिंदगी बदल डाली है। केशव मेहनत करके तरक्की करते जाता है और बुलबुल तरक्की में उसका साथ देती है। परंतु एक दिन केशव की पत्नी के मन में लालच उमड़ता है। वह बुलबुल के पास जाती है। अरे प्यारी बुलबुल, शुक्रिया हमारा इतना साथ देने के लिए। अरे केशव है ही इतने अच्छे और ईमानदार कि उनकी मदद करना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। वैसे तो मैं हर ईमानदार और सच्चे व्यक्ति की मदद करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बुलबुल, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम तो जानती हो कि हम एक अति साधारण परिवार में रहते हैं। मुझे मेरे शौक के कोई आभूषण या कपड़े नहीं मिल पाते। क्या तुम मुझे थोड़े दिन में साड़ियाँ और सजने संवरने के सामान दे सकती हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पास सिर्फ मेहनती लोगों की मदद करने का हुनर है। अगर मुझसे कुछ और करवाने की कोशिश करोगी तो इसका परिणाम उल्टा हो सकता है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं और उससे तुम कुछ भी कर सकती हो। अब या तो मुझे मैं जो मांग रही हूँ वो दो या फिर मेरे घर से निकलो। ऐसा मत कीजिए, वरना इसका खामियाजा आपके पूरे परिवार को उठाना पड़ेगा। निकलो मेरे घर से। जब तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती तो मेरे घर पर रहने की जरूरत ही क्या है? केशव की पत्नी बुलबुल को घर से निकाल देती है। शाम को जब केशव घर आता है तो बुलबुल को कमरे में ना देखकर चौंक जाता है। अरे सुनती हो, ये बुलबुल कहाँ गई? दिखाई नहीं पड़ रही है। पता नहीं यह बुलबुल कहाँ उड़ गई। जाने दीजिए, वैसे भी किसी काम की नहीं थी। केशव बहुत दुखी होकर उसकी तलाश करने लगता है, लेकिन बुलबुल तो कब की उड़कर जा चुकी थी। फिर केशव और उसका परिवार धीरे धीरे फिर से गरीब हो जाता है। सबके समझ में नहीं आता इतनी मेहनत करने के बावजूद चीजें सही क्यों नहीं हो रही हैं। एक दिन वह परी बुलबुल को अपने साथ लेकर केशव के पास आई। परी जी, आप कैसी हैं? और बुलबुल, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे मेरे पत्नी ने कहा कि तुम अचानक घर छोड़कर चली गई। केशव, तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए यह बुलबुल तुम्हारा हर मोड़ पर साथ दे रही थी। परंतु तुम्हारी पत्नी ने लालच में आकर बुलबुल से कई चीजें मांग ली और उन्हें पूरी न करने पर बुलबुल को घर से बाहर निकाल दिया। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर इस जादुई बुलबुल का दुरुपयोग होगा तो यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। हे बुलबुल, मुझे मेरी पत्नी की तरफ से माफ कर दो। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरी पत्नी के मन में ऐसा लालच आ जाएगा। मैं तो लालच के नाम से नफरत करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को समझाऊंगा और लालच का नामो निशान उसके दिमाग से दूर कर दूंगा। केशव, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और तुम जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान का सहारा बनना चाहती हूँ। फिर बुलबुल केशव के साथ चली जाती है और न सिर्फ केशव की बल्कि गांव के हर एक मेहनती और ईमानदार इंसान की मदद करती है। धीरे धीरे गांव बहुत तरक्की करने लगता है और वहाँ के लोग राजी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ केशव की पत्नी और गांव के जितने भी लोगों के मन में लालच था वह भी दूर हो जाता है। कबाड़ी वाला। रविवार का दिन था। आज बच्चों और पति अर्जुन की छुट्टी थी। अरुणा छत की सफाई करते करते थक गई। तभी कबाड़ी वाले की आवाज कानों में पड़ी। कबाड़ी वाले, रद्दी पेपर, सीसी बोतल कबाड़ बेच डालो। ओ कबाड़ी वाले, इधर आना।
जी मैम साहब, अभी आया। जरा साइकिल रख दूं। छत से उतरकर दरवाजे के पास आ गई। अरे नंदू, तुम कहाँ चले गए थे? और ये क्या हालत बना रखी है? सब ठीक ठाक है ना? इतने दिनों के बाद आए हो। अरुणा हमेशा से उसी को सारी रद्दी देती थी। वो जब भी आता तो गुड़िया के लिए टॉफियां लेकर जरूर आता था। गुड़िया तुरंत उसके आगे हाथ फैला देती। अरुणा भी उसको अपने घर से बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देती। उसकी बातें सुनकर उसका अपना मन कुछ हल्का हो जाता। अर्जुन का स्वभाव बहुत ही अनुशासन प्रिय था, इसीलिए वो क्या, उसके बच्चे भी आसपास फटकने का साहस नहीं करते थे। अरे मेम साहब, इतने सवालों का जवाब एक साथ कैसे दे सकता हूँ? जरा ठंडा पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ बैठो, ये लो छाछ पियो और थोड़ी मिठाई खा लो। हमारे राहुल बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है ना। बहुत भाग्यशाली हैं आप मेम साहब, इतना अच्छा परिवार है आपका। मैं अपनी क्या बताऊं मेम साहब, पुलिस थाने के चक्कर काटते काटते जिंदगी तबाह हो गई। ये कहते हुए उसने अपने गमछे से माथे पर उभर आए पसीने की बूंदें पोंछ लिया। मेम साहब लाइए, क्या क्या सामान है निकाल दीजिए। छत पर चलो, कब से सफाई करने की सोच रही थी, वक्त ही नहीं मिला। नंदू उनके पीछे पीछे छत पर गया। ढेरों सामान रखा था। बाप रे, कब से पड़ा है ये कबाड़? आज तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं शाम हो जाएगी। तुम क्यों थाने के चक्कर काट रहे थे? क्या बताऊं, गरीबों की किस्मत में 2 वक्त की रोटी भी आराम से नहीं जुटती मेम साहब। क्या हुआ? नंदू वहीं छत पर बैठ गया। गांव में थोड़ी जमीन खरीदने के लिए हर महीने पैसे इकट्ठा कर रहा था, तभी गांव से काका की चिट्ठी आ गई कि बहू बीमार है। वहां पहुंचा तो बापू हमें छोड़कर जा चुके थे। माँ तो बहुत पहले ही गुजर गई थी। पुलिस थाना? वो क्यों? बस बहुत छोटी उम्र में ब्याह हो गया था। मेरी औरत ही फसाद की जड़ थी। मैंने कुछ पैसे जमीन खरीदने के लिए रखे थे, उन पैसों पर ही उनकी निगाह टिकी हुई थी। वो बहुत चालाक औरत थी। तुमने जमीन खरीद लिया? नहीं मैम साहब, वो मेरे सारे पैसे चुराकर अपने मायके चली गई। जब मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई तो उसने गलत बयानी करके मुझ पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर मुझे ही फंसा दिया। एक दिन मैं किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से छूटकर घर पहुंचा तो वो मेरे ही घर में मेरे बिस्तर पर अपने आशिक के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। अरुणा आगे कुछ सुन पाती, तभी बाहर की घंटी बजी। जाकर दरवाजा खोला तो पति अर्जुन आ गए थे। अरे, ये साइकिल किसकी खड़ी है बाहर? कितनी बार कहा है किसी अजनबी को घर में मत बुलाया करो, लेकिन तुम। ऊपर छत का हाल देखा है, कितना कबाड़ पड़ा है। मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है। मैं अकेले सारा कबाड़ नीचे तक ले आती, इसीलिए उस कबाड़ी वाले को बुला लिया। क्या ये वही तो नहीं है जिसे पुलिस अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करके ले गई थी? होगा, अब तो बुला ही लिया है। सारा सामान बांध रहा है, अभी चला जाएगा। लो तुम पानी पियो, मैं अभी आई। अरुणा ऊपर गई तो वो सारा कबाड़ छांट कर एक ओर रख चुका था और अपनी तराजू निकालकर उसी का इंतजार कर रहा था। मेम साहब, जो काम की चीजें हैं वो देख लीजिए, फिर मैं तोलूं। कोई जरूरत नहीं है तौलने की, तुम सारा सामान ले जाओ और जरा सफाई अच्छे से कर देना। मेम साहब, मैंने तो उसको मारा भी नहीं था, खुद ही मुझे देखते ही दोनों की सिट्टी विट्टी गुम हो गई। वो भी डर के भागा और मेरी पत्नी उसके पीछे भागने लगी। तभी पत्थर से सिर टकरा गया। ज्यादा खून बह जाने से उसने दम तोड़ दिया। नंदू सामान बांधकर जाने लगा तो 200 रुपए देने लगा। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे वजूद पर लगा ये दाग कि तुम खूनी हो कभी नहीं धुलेगा। मैम साहब, यहाँ तो बंधे बंधाए घर है। दूसरे शहर जाकर नई पहचान बनाने में ही बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर सब थोड़ी ना अविश्वास करेंगे मुझ पर। आखिर इतने सालों से आता जाता रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा आपकी गली में। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ, मुझे भरोसा है तुम्हारी बातों पर। दूसरों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। साहब तो पहले ही मुझे देखते ही गुस्से में भर जाते हैं। गरीब हूं ना,
वैसे भी मुझे अब ये काम करना अच्छा नहीं लगता। सोचता हूँ छोटा मोटा कोई धंधा ही कर लूं। क्या धंधा करोगे? पैसे कहाँ से लाओगे? वही तो मुश्किल है। अच्छा अभी तुम जाओ, कल 11 बजे आना, कुछ सोचती हूँ। 11 बजते ही वो आ गया। अरुणा ने उसे 5,000 रुपए पकड़ा दिए और कहा, ये रुपए ले जाकर अपना काम शुरू करो और कभी किसी से जिक्र न करना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। मगर मैम साहब, इतने पैसे अगर काम नहीं चला तो मैं समझूंगी डूब गए, लेकिन तुम ये काम छोड़ दो। कबाड़ी वाला वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर वो कभी नहीं आया। लगभग 8 साल के बाद उस दिन अरुणा बाजार से रिक्शे में वापस घर आई तो घर के बाहर ही सफेद गाड़ी के पास एक सूटेड बूटेड खड़े किसी व्यक्ति को देखकर हैरान हो गई। ओ नंदू, तुम अब कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो सोच रही थी कि अब तुम कभी दिखाई ही नहीं पड़ोगे। मैम साहब, आपका आशीर्वाद चाहिए था। आओ अंदर आ जाओ। नहीं मैम साहब, साहब नाराज होंगे। आपको भी 4 बातें सुननी पड़ेंगी। तुम्हें कैसे पता? हाँ मैम साहब, जब मैं दूसरे दिन आपसे पैसे लेकर बाहर निकला तभी साहब आ गए थे। मैं डर गया था, अपना गमछा यहीं भूल गया था। जैसे ही दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया तभी आपकी रोने की आवाज सुनकर रुक गया था। उस दिन शायद मेरी वजह से ही आप दोनों में झगड़ा काफी बढ़ गया था। ओ हाँ, याद आया, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। आओ तो, वो खुद लाचार हो गए हैं। एक एक्सीडेंट में उनकी आंखें चली गईं। आपके बारे में मुझे सब पता है मैम साहब। छोटा मुंह बड़ी बात। आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। आपके आशीर्वाद और सलाह से मेरी दुकान काफी अच्छी चल निकली। मैंने कपड़े का व्यापार कर लिया था, बहुत मुनाफा हुआ। पैसे रुपए धन दौलत की कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ माँ बाप की। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। गाड़ी भेज दूंगा, बस आप हाँ कर दीजिए। चलिए, हम सब साथ में रहेंगे। मैं साहब का अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा। अरुणा उसका मुंह देखती रह गई। वे वही कबाड़ी वाला था जो फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे दरवाजे जाकर कबाड़ खरीदता था। आज उसकी मदद के लिए आकर खड़ा हो गया। उसके बच्चे विदेश में थे। किसी को फिक्र नहीं थी कि पापा की आंखों की रोशनी जाने के बाद कैसे रह रहे हैं। अरुणा ने उसके सर पर ममता का हाथ फेरा और उसके आंसू झलक आए। आंसुओं को आंचल से उसने पोंछ लिया।